हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज से हम आपके सीडीपी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके शिक्षक वर्ग के सभी वर्गों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका हो सहायक शिक्षक या फिर आपका हो शिक्षक या फिर आपका व्याख्याता। और ये साथ ही साथ आपके सी टेट और सीजी व्यापम में जो अभी आपके हॉस्टल वार्डन का पेपर होने वाला है, उसके लिए भी ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। इसमें आपके पेपर में सीधे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का होंगे। ये जो सभी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। और जिन्हें भी इन सभी की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। जितना आप इसे शेयर करेंगे उतना ही सभी को ये फ्री क्लासेस मिल पाएंगी। तो आपकी सीडीपी की क्लासेस हो रही हैं यहाँ पर, उसके कुछ ही टॉपिक्स यहाँ पर बच गए हैं, तो टॉपिक्स भी कंटिन्यू होती रहेंगी। और ये जो एमसीक्यूज की सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स की भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जल्द ही आएंगी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप भी इसे बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था? विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड? अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल पीरियड या फिर एडोलेसेंस? तो जो आपका बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का जो समय होता है वो आपका होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आपके शारीरिक परिवर्तन भी उसमें आते हैं और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। तो ये जो बचपन से वयस्कता से परिवर्तन काल का जो समय होता है उसे आपका किशोरावस्था काल कहा जाता है। ये आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था में नहीं आएंगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं और ना ही बाल्यावस्था है। तो ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें वो आपका हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना या चलना और दौड़ना? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज ऑफ क्रॉस मोटर स्किल्स? पेंटिंग ऑन अ पेपर यूजिंग ब्रश, कटिंग एंड पेस्टिंग बीट्स ऑफ पेपर, या फिर थ्रेडिंग द निडल या वॉकिंग एंड रनिंग? तो जब विकास का चैप्टर आपने पढ़ा था तो उसमें आपने दो प्रकार के कौशलों के बारे में पढ़ा था। एक आपका होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरा आपका होता है फाइन मोटर स्किल्स। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं उसमें आपके मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है और जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं उसमें आपके मसल्स का कम यूज़ होता है। तो इसमें ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में पूछा गया है आपसे। तो आप देख सकते हैं जो ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना है ये आपका हो जाएगा फाइन मोटर के अंतर्गत। इसमें आपके मसल्स का कम यूज़ हो रहा है। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना ये भी आपके फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। सुई में धागा डालना ये भी आपके फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो आपका चलना और दौड़ना है ये आपके ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें आपके मसल्स का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चलना और दौड़ना। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर बनाते हुए चलना है और लास्ट में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट अब आपके सामाजिकरण से संबंधित क्वेश्चन। सामाजिकरण की प्रथम संस्था क्या है? परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया? द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स या मीडिया? तो जो सामाजिकरण की प्रथम संस्था होती है उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है परिवार। परिवार से ही जो बच्चा है वो सबसे पहले सीखना प्रारंभ करता है। बाकी ये जो स्कूल, दोस्त और मीडिया ये आपके सेकेंडरी एजेंट के अंतर्गत आएंगे, मतलब कि जो द्वितीयक संस्था है उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आएंगी। लेकिन जो प्राथमिक संस्था है ये आपका आ जाएगा परिवार। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? यह आपके जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है और जीन पियाजे के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण या फिर वर्गीकरण। द बिलीव दैट फिजिकल
objects such as dolls, cars, etc. have life-like qualities is called एनिमिस्टिक थिंकिंग, हायरार्किकल थिंकिंग, सेंट्रेशन या फिर कैटेगराइजेशन। तो जो इसमें पूछा गया है कि यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, ये क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीववादी जो सोच होते हैं, एनिमिस्टिक थिंकिंग होते हैं। जो बच्चा होता है उसमें वो गुड़िया कार इसमें भी सजीव गुण ढूंढ लेता है कि उसमें भी निर्जीव नहीं है बल्कि सजीव है, ये उसे लगता है। जैसे कि छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि अगर उसका पैर दरवाजे पर लग गया तो अगर आप दरवाजे को मारेंगे तो उसे ये लगेगा कि वो एक सजीव चीज़ है। इसीलिए जो जीववादी सोच है वो इसके अंतर्गत आएंगी। जो बच्चा होता है वो सजीव और निर्जीव चीज़ों के बीच अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए ये आपके जीववादी सोच के अंतर्गत आती है। और जो जीववादी सोच है ये आपका होगा 2 से 7 वर्ष की अवस्था, और ये आपका आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत। जो पियाजे की दूसरी अवस्था है उसके अंतर्गत ये आ जाएगी। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीववादी सोच, जिसमें बच्चा निर्जीव और सजीव के बीच अंतर नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अभिकथन और कारण से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अभिकथन में लिखा गया है कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। कारण इसमें दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है या आर गलत है या फिर दोनों गलत है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपके अभिकथन में दिया गया है कि 4 वर्षीय जो रिया है एक लंबे और एक चौड़े बर्तन में एक समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की जो ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। रिया को ये लगता है कि जो बर्तन बड़ा है उसमें ज़्यादा पानी होगा। आपने एक लंबे गिलास में जूस दिया और एक चौड़े गिलास में जूस दिया तो वो लंबे गिलास वाले जूस को ही पकड़ेगी, क्योंकि उसे ये लगेगा कि लंबे गिलास वाले में ज़्यादा जूस होगा। लेकिन जो चौड़े गिलास में जूस आपने उसे दिया था दोनों में क्वांटिटी सेम रहेगी, लेकिन जो रिया है, जो 4 वर्षीय रिया है, उसे ये लगेगा कि बड़े गिलास में उसे ज़्यादा जूस दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ए और आर इसमें दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? यह आपके वाइगोत्स्की से पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, पाड़, पुनर्बलन, अनुबंधन या संज्ञानात्मक द्वंद्व। गिविंग क्यूज एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग या कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्ट, स्कैफोल्डिंग, जो संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत करने पर मदद करना, ये आपका हो जाता है स्कैफोल्डिंग का उदाहरण, जिसमें जो बच्चा होता है उसे बड़ों के द्वारा एक टेम्परेरी हेल्प या सपोर्ट दी जाती है, यही आपका कहलाता है स्कैफोल्डिंग। तो इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या निष्क्रिय अधिगम। द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्कीज थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रपोजेस कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग, रोट लर्निंग या पैसिव लर्निंग। वाइगोत्स्की का सिद्धांत था उसमें उन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया था। क्रिया प्रसूत अधिगम इसमें गलत हो जाएगा। रटंत अधिगम ये हमेशा आपका नेगेटिव होता है और निष्क्रिय अधिगम भी नेगेटिव होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें, अब ये आपका पूछा गया है कोहलबर्ग से संबंधित क्वेश्चन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति व्यवहार के परिणाम के बजाय अपने दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण या पश्च परंपरागत चरण। इन कोहलबर्ग ऑफ मोरल डेवलपमेंट the individual strives to maintain the expectation of other
rather than focus on the consequences of one's action। प्री ऑपरेशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल या फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसके जो लेवल्स हैं उन्हें आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी में इनके नाम हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो जो कोलबर्ग थे इन्होंने 3 प्रकार के लेवल के बारे में बताया था, और इससे ही जुड़े उन्होंने हर एक लेवल पे 2-2 स्टेज के बारे में बताया था। तो 6 इनके टोटल स्टेज है। तो जो इन्होंने 3 प्रकार के लेवल बताए हैं उनसे ही आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति व्यवहार के परिणाम के बजाय अपने दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कन्वेंशनल लेवल। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्री कन्वेंशनल लेवल ये आपका होता है पहला लेवल, फिर कन्वेंशनल आपका होता है दूसरा लेवल, और पोस्ट कन्वेंशनल आपका होता है तीसरा लेवल। जो इसमें आपका कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो व्यक्ति होता है वो दूसरों के तौर तरीके से इसमें कार्य करता है, वो अपना स्वयं निर्णय नहीं ले पाता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो अपने तौर तरीकों से नहीं बल्कि दूसरों के तौर तरीकों से किसी भी कार्य को करता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है या विद्यार्थी केंद्रित होती है। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज एग्जामिनेशन सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक या फिर लर्नर सेंट्रिक। का जो प्रगतिशील कक्षा होता है वो आपका होता है विद्यार्थी केंद्रित। परीक्षा केंद्रित नहीं होता है, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक केंद्रित, ये सभी चीज़ें इसमें गलत हो जाएंगी। जो विद्यार्थी केंद्रित होता है वो एक प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई, स्थानिक, अंतर व्यक्ति की अंतः व्यक्ति। यह आपके हार्वर्ड गार्डनर से पूछा गया क्वेश्चन है, और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। रेणु इज अ काउंसलर एट अ स्कूल। जो रेणु है एक स्कूल में एक काउंसलर है। विच इंटेलिजेंस शुड शी हैव टू बीन एन इफेक्टिव काउंसलर एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी? लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरपर्सनल। जो आपका इंटरपर्सनल होता है, ये जो रेणु है आपकी एक काउंसलर है, तो उसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके किसी भी चीज़ों के बारे में उनके बारे में बताना होता है। तो इंटरपर्सनल इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरपर्सनल का मतलब ही होता है कि इसमें जो एक व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करके किसी चीज़ों को उन्हें बताता है। तो ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और इंट्रापर्सनल जो होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो स्वयं के लिए सोचता है, खुद के लिए जो सोचता है वो आपका हो जाएगा इंट्रापर्सनल। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, NEP 2020 से आपका पूछा गया क्वेश्चन है, और NEP 2020 के बारे में भी हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो जिन्होंने भी ये सभी वीडियोस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी की टॉपिक वाइज क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं। तो इसमें नेक्स्ट आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों के संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का या बच्चों की मातृभाषा का? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मदर टंग। जो बच्चों की मातृभाषा होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को आपको पढ़ाया जाना चाहिए उनकी मातृभाषा में, यही आपका NEP 2020 कहता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब में क्या दिखता है? जेंडर, भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िबद्धता या लिंग प्रासंगिकता? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 5 साल की वैशाली की जो माँ है वो स्टीरियोटाइप को दर्शा रही। इसमें लिंग जो रूढ़िबद्धता है, जेंडर स्टीरियोटाइप को इसमें बता रही कि जो उसका बेटा है उसे वो फुटबॉल से खेलने के लिए दे रही, लेकिन जो उसकी एक बेटी है उसके लिए उसने कहा कि उसे एक गुड़िया लाकर वो देगी। तो ये आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रही है इसमें, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो भी फुटबॉल से खेल सकती हैं,
लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वो सिर्फ गुड़िया से खेलेगी, तो ये इसमें बिल्कुल जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रही है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, या फिर बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, या सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, या फिर बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना मतलब कि लेबल करना, लेबलिंग लगाना किसी भी बच्चों पर, ये आपसे पूछा गया है। तो जो अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा वह सुसाधित करेगा, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आंसर इसमें नहीं होगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि ये आपके नेगेटिव को दर्शा रहा है और सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, ये भी इसमें पॉजिटिव है। और बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये भी इसमें पॉजिटिव है। तो जो आपका नकारात्मक हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव आंसर, यही इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। अगर आप हर एक बच्चे को वर्गों में बांटेंगे, एक बच्चे को आप फर्स्ट ग्रेड में रखेंगे, एक बच्चे को फोर्थ ग्रेड में रखेंगे, तो इनसे उनके समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाए। किसी भी बच्चों को आपको बांटना नहीं है, नामीकरण नहीं करना, ना ही उन्हें वर्गों में बांटना है, इनसे उसमें हीनता की भावना पैदा होगी, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके सतत व समग्र मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन के बारे में हमने पढ़ा था, उससे ये संबंधित क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की एक दूसरे की तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, या फिर साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बच्चे के व्यापक विकास से आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, आपका आता है CCE के अंतर्गत, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत, मतलब कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आपका आ जाएगा, जिसमें बच्चों के सभी आयामों के बारे में आपको आकलन करना होता है। इनमें उनके फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाते हैं, साइकोमोटर डेवलपमेंट भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, इन सभी प्रकार के जितने भी आपके डेवलपमेंट होते हैं वो उन सभी का ही इसमें आकलन करना आपका होता है CCE। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जाँच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, रचनात्मक, या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इसमें यह पूछा गया कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, यह आपके कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी? तो जो आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है यह आपका नेगेटिव होता है, और जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है वो साल के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है, और जो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट होता है ये भी आपका नेगेटिव होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब कि जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन है, ये जो नंबरिंग है वो ऊपर नीचे हो गया तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे। जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन है और जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो कक्षा के दौरान आकलन किया जाता है वही आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप भी बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, या फिर संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो जो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? किसी भी बच्चों के बीच हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, यह आंसर इसमें गलत हो जाएगा। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धी को प्रोत्साहित करना चाहिए, कंपटीशन को प्रोत्साहित करना ये भी इसमें नेगेटिव है, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए तो ये भी इसमें नेगेटिव है, और संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो अर्थपूर्ण आपका अधिगम होता है उसमें जो समझ को महत्व दे वही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी इसमें नेगेटिव हैं और एक ही आपका पॉजिटिव है, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों के विकास का क्रम होता है अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैरों से सर की ओर या हाथ पैर से केंद्र की ओर। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट, जनरल टू स्पेसिफिक, टो टू हेड या एक्सट्रीमिटीज या सेंटर। तो जो बच्चों का विकास का क्रम होता है, हमने विकास के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो बच्चों के विकास का क्रम होता है वो अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होता बल्कि मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो पैरों से सर की ओर होता है, हेड टू टो होता है, ये इसमें ना कि टो टू हेड होता है, तो ये आंसर भी इसमें गलत हो जाएगा। और हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, ये भी इसमें गलत है क्योंकि केंद्र से आपका बाहर की ओर होता है। तो इसमें सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो बच्चों के विकास का क्रम होता है वो पहले सामान्य होता है, फिर उसके बाद विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। संवेदी चालक, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें यह कहा गया है कि किसी वस्तु के बारे में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं लेकिन वो परिवर्तनीय है ये इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, तो यह आपका आ जाएगा प्री ऑपरेशनल के अंतर्गत। क्योंकि जब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक बड़े बर्तन में जो पानी था और छोटे बर्तन में पानी था, लेकिन उसने बड़े बर्तन वाले पानी को चुना क्योंकि उसे लगा कि उसमें जो पानी है वो ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से वो वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं लेकिन उसमें ये समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, तो ये आपका आ जाएगा प्री ऑपरेशनल के अंतर्गत। और इसकी जो अवस्था होती है वो होती है आपके 2 से 7 वर्ष की अवस्था। और जो संवेदी चालक अवस्था होती है वो आपकी होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। कॉन्क्रीट की अवस्था होगी 7 से लेकर 11 वर्ष और अमूर्त की होगी 11 से लेकर 15। तो ये सभी अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम होती है एक सरल प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है या फिर परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक। जो आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो एक सरल प्रक्रिया, ये इसमें नेगेटिव है, ये इसमें नहीं होगा। केवल औपचारिक, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। केवल जैसे जो शब्द होते हैं वो हमेशा आपके नेगेटिव होते हैं। परीक्षाओं पर प्रतिबंधित होता है, ये भी इसमें गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम होती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो जो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है ये आपकी हो जाएगी प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं एनईपी 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है। जो एनईपी 2020 का उद्देश्य है यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि रटने की क्षमता का परीक्षण। तो रटने की क्षमता का परीक्षण ये हमेशा आपका नेगेटिव होता है। जो एनईपी 2020 है उसने रटने की क्षमता पर बल नहीं देना है, ये इसमें कहा गया है। और जो पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता है, जो याद रखने की क्षमता है, इसे भी उन्होंने नेगेटिव माना है। और जो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और तुलना करना ये भी इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो आपका हो जाएगा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं जानकारी को जल्दी जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति या फिर बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो होते हैं जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, वो आपके होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभावान विद्यार्थी। और अपने आयु से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, ये इसमें नेगेटिव हो जाए क्योंकि वो सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में समर्थ होते हैं। और सरल और आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति होती है, ये भी इसमें गलत हो जाए। वो जटिल कार्य को करने में समर्थ होते हैं। और जो सहज समझ का अभाव होता है
तो ये भी इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें सही हो जाए कि जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, ये आपके प्रतिभावान विद्यार्थी का गुण होता है। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। जो आपका विद्यार्थी वो नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय शिक्षक को आपको किससे बचना है? उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, या फिर जानकारी को पिछले ज्ञान से न जोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से किससे बचना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको नेगेटिव आंसर बताना है। तो उन्हें दिए गए उदाहरणों से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, ये आपका पॉजिटिव है। उन संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, ये भी इसमें पॉजिटिव है। और पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़ें, यही इसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो यही आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको सरल अवधारणा को पहले उनके सामने प्रस्तुत करना है, फिर बाद में जटिल अवधारणा को, और इसमें उल्टा लिखा गया है। तो यही ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। और जानकारी को पिछले ज्ञान से न जोड़ना, जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना लिखा गया है, इसमें न को आप करेक्ट कर लेंगे, इसमें न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेट द न्यू कंटेंट विथ प्रीवियस नॉलेज। हमेशा आपको पिछले ज्ञान से जोड़कर ही इसे पढ़ाना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? इंटरनल मोटिवेशन जो होता है उसका कौन सा उदाहरण है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए अध्ययन करना है, या फिर मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो जो इंटरनल मोटिवेशन आएगा वो आपका आएगा मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ये इसमें गलत हो जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए, ये भी इसमें इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। और साथियों से प्रशंसा के लिए अध्ययन करना, ये भी आपके इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती। पियाजे के अनुसार ये किसका कारण है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं रखती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, या वह नकल नहीं कर सकती। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखा था जो पियाजे से संबंधित क्वेश्चन था। तो उसमें हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि एक पानी को एक लंबे ग्लास में और एक चौड़े ग्लास में रखने से जो बच्चा है वो तर्क करने में विफल हो रहा था। तो इसी के बारे में इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। जो इसमें रिवर्सिबिलिटी की जो थिंकिंग है वो इसमें नहीं है। जो प्रतिवर्ती सोच नहीं है वो वस्तु को उलट पुलट नहीं पा रही है कि जो लंबे ग्लास में इसमें पानी है और चौड़े ग्लास में जो पानी है तो उसे लंबे ग्लास वाले ही जो पानी है वो पानी उसे ज़्यादा लगेगा, ना कि चौड़े ग्लास में जो पानी है वो उसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पा रही, वो चीज़ों को उलट पुलट नहीं कर पा रही। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास। तो जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में उन्होंने 3 प्रकार के लेवल बताए थे और 6 प्रकार के स्टेज बताए थे। तो इसमें यह कहा गया कि सही कार्यवाही विवेक से स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों को जो परिभाषित करती है वो किस आपके स्टेज के अंतर्गत आएगी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो स्वयं से चुने गए जो निर्णय लिए जाते हैं वो आपका आ जाएगा
थर्ड लेवल के अंतर्गत, मतलब कि जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है उसके अंतर्गत आएगा। और उसमें भी 2 प्रकार की अवस्थाएं थी, तो उसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो स्वयं के विवेक से निर्णय ले रहा है, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, ये आपके कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? जो एक समावेशी कक्षा होती है उसमें जो शिक्षिका होती है उसकी क्या भूमिका होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं इसमें, जो बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, ये इसमें गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, ये भी इसमें सेग्रीगेट करना, ये इसमें गलत होता है। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। अलग करना ये भी हमेशा नेगेटिव होता है। तो तीनों ऑप्शन जब नेगेटिव है तो आपका बचा एक ही पॉजिटिव आंसर, तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समावेशी कक्षा होती है उसमें विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना ही आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। और इसमें आपके आ जाते हैं दिव्यांग बच्चे और आपके आते हैं सामान्य बच्चे, तो ये दोनों बच्चे इसमें पढ़ते हैं, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उनकी विविध प्रकार की ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लास्ट के कुछ ही क्वेश्चन आपके बच गए हैं। इसमें आपका दिया गया है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? जो विविध समूह के विद्यार्थी हैं उनके जो शिक्षण होते हैं उसमें आपके शिक्षिका को क्या ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा गया है। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, तो ये उन्हें करना ही चाहिए। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये इसमें गलत हो जाएगा। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ये भी इसमें सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। और विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, ये भी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है, विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, या बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। तो जो दृष्टिबाधिता है, जिसे देखने में कठिनाई है, उसके लिए अगर दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देंगे, तो अगर उसे देखने में कठिनाई है तो ये आंसर इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का आप प्रयोग करेंगे, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे जो टेक्टाइल जो मटेरियल होते हैं, जो वो स्पर्श करके किसी चीज़ों को छू कर महसूस करके वो पढ़ेगा, तो वो उसके लिए ज़्यादा आसान होगा। और मूक फिल्में दिखानी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि साइलेंट फिल्म वो कैसे देखेगा जब उसे देखने में ही कठिनाई है, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो जो स्पर्श और हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करता है जो विद्यार्थी, वही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और शिक्षक को यही सभी सामग्री उसके लिए उपलब्ध करानी चाहिए, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण होता है? स्वलीनता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, पठन वैफल्य, या फिर गुणज वैफल्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपके अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती का जो कारण है वो आपका हो जाएगा स्वलीनता। जो ऑटिज्म होता है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑटिज्म होता है वो उसमें स्वयं में ही लीन होता है, तो यही आपका ऑटिज्म के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आज का हमारा आप लास्ट क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों को खाली स्थान में बढ़ावा देना चाहती है। सृजनात्मकता, रटना, असहयोग या अनुशासनहीनता। तो जो शिक्षिका है वो बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती कि उनके मन में जो आता है वो उन्हें बनाना चाहिए। तो वो उनके सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी पर ध्यान दे रही है, ना कि रटने पर, ना ही असहयोग, ना ही अनुशासन
हीनता पर। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सृजनात्मकता है उसमें वो शिक्षिका जोर दे रही, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने CDP के बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में पढ़ा। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताएंगे। इसी प्रकार से हम डेली इसके MCQs प्रैक्टिस करेंगे और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।